अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाज़रीन, एक जबरदस्त किस्म की खबर ने सुबह से तहलका मचाया हुआ है कि आसफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला NA 207 से MNA मुंतखब हो चुकी हैं। जी हाँ नाज़रीन, होश रुबा किस्म की इंफॉर्मेशन आई कि 11 उम्मीदवारों ने इन टोटल कागजात नामजदगी जमा करवाए, 7 के मुस्तरद हो गए, 3 ने कागजात वापस ले लिए और आसफा भुट्टो जरदारी साहबा बगैर बिला किसी शिरकत गैरे वो MNA मुंतखब हो गई NA 207 से। अब राय रखने वाले ये कहते हैं कि बेनजीर भुट्टो साहिबा को जब इस चीज के महसूसात गए होंगे तो वो तड़प चुकी होंगी कि कम से कम मेरे खानदान में ऐसा नहीं हो सकता। मेरे खानदान ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने तख्ताए दार पे लटकना पसंद किया, लेकिन जमहूरियत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, डेमोक्रेसी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और 6 जजेस के खत पर भी कमीशन बन चुका और विफाकी काबीना ने मंजूरी भी दे दी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर भी बहुत तनकीद कर रही है। कमीशन मंजूर नहीं है और हुकूमत पे तनकीद की जा रही है कि जिस शख्स के खिलाफ ये सारी तहकीकात होनी है, बेसिकली उसी शख्स को तमाम तर इख्तियारात यानी शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दे दिए गए हैं कि वो उनकी सरबराही में, एग्जेक्टिव की सरबराही में ये तमाम तर तहकीकात हों। और फिर अलीमा खान साहिबा को खबर गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब ने कह दिया है कि आप पार्टी में किसी तरह की मुदाखलत ना करें। और खबर यह है कि कोर कमेटी में इमरान खान साहब का पैगाम पढ़ के सुनाया गया कि अलीमा खान साहबा को उन्होंने मुदाखलत करने से रोक दिया है। हमें ज्वाइन किया है लंदन से मुकीम अहमद साहब ने। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा की कामयाबी को। मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। 11 में से 1 उम्मीदवार आसफा भुट्टो जरदारी बिला शिरकत गैरे कामयाब हो चुकी हैं। हाउ डू यू थिंक सर, क्या टेक है आपकी? देखिए, ये बड़ी खुशाइन बात है इस हिसाब से कि भुट्टो खानदान की एक और दुख्तर जो है वो असेंबली में पहुंच गई। अच्छा, ये 25 साल के बाद दोबारा तारीख दोहराई जा रही है जी। 25 साल बाद कोई खातून भुट्टो खानदान में से दोबारा असेंबली में आई हैं। ठीक हो गया, लेकिन एक तारीख और भी दोहराई गई। इनके नाना भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे और वो ऐसे हुए थे कि वहां से उनके मुकाबले पर जमात इस्लामी के नायब अमीर जान मोहम्मद अब्बासी साहब थे, जिन्हें दिन दिहाड़े अगवा कर लिया गया। तो भुट्टो साहब को बिला मुकाबला वहां से कौमी असेंबली। अच्छा, अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि हमारे उम्मीदवार को अगवा कर लिया गया और हमें इलेक्शन फाइट नहीं करने दिया गया, जबकि हम इलेक्शन फाइट करना चाहते थे। अब ये बड़ा संगीन एलिगेशन है और ये कोई मार्शल लॉ नहीं है, ये कोई गैर जमहूरी सेटअप नहीं है। ये 21वीं सदी का दौर है जिसमें डिजिटल मीडिया इस वक्त निस्फुन निहार पर है। तो आप ये देखें कि ऐसी हरकत करके क्या अचीव कर लेंगे कि अगर वो मुकाबला करके जीत के आती मच बेटर जी। क्या है कि ये एक सोच है हमारे यहाँ कि सामना ना हो, मुकाबला ना हो, बिला मुकाबला वाली जो चीज है बस वो चली आ रही है। पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ, भुट्टो साहब ने किया, फिर उनके चारों गुजराए आला को भी यही शौक चुराया और जो मुखालिफ था उन्होंने उठा के सारों को गाय बाएं कर दिया। और फिर पता लगा कि वो नसरुल्लाह खटक PKP से वजीर आला हो गए, मुमताज भुट्टो सिंध से वजीर आला थे, उनके मुकाबले में कोई नहीं था, बाकी सूबों वालों ने भी यही वारदात कर दी। ठीक है। अब अच्छा, ये एक और भी दिलचस्प काम हुआ है। इससे पहले यहाँ से इसके करीबी हल्के से जहां से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां से PTI के कैंडिडेट थे सैफुल्लाह अब्दो साहब जी। बड़े ही मालदार किस्म के कॉन्ट्रैक्टर हैं और उस सेनेट में भी विराजमान थे। राइट। अब आप
पीटीआई ने उनको टिकट दिया था, वो जाके बैठ गए बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले पे। हम्म। तो ये इस किस्म की वारदातें होती हैं भाईजान। वो तो फिर जरदारी खानदान, ये तो भुट्टो खानदान, अब उनके मुकाबले पे तो अच्छा अच्छा भला शेर भी मच्छर हो जाता है। और अच्छा। फिर बात अच्छा सर, ये अब एक नया नया झगड़ा शुरू होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि जब बजट आएगा उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा बनेगी और उसके बाद ये कहा जाएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर खारजा की सीट दी जाए या फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की सीट दी जाए। और जब इसहाक डार को से ये कुर्बानी मांगी जाएगी, डू यू थिंक कि वो ये कुर्बानी दे देंगे सर? पहले तो ये कोई इतनी मुतत्तका बात कि वो पीपल्स पार्टी बजट के बाद हुकूमत में शामिल हो जाएगी फौरी तौर पे, उसकी जो रीजन मेरे सामने है वो ये है कि बजट होगा बड़ा सा। जी। बजट से अब ही ये बिजली और गैस के निर्ख बढ़ जाएंगे, बढ़ा दिए भी गए हैं। बिजली पे तो 2 दफा बढ़ा दिए गए हैं, 155% इजाफे की समरी। वो जो गैस का उगरा है या क्या है, वो उसकी वो समरी भी घूम रही है। तो वो पहले वो ड्रामाबाजी हो रही है कि जो वजीर आजम ने उसके ऊपर नाराजगी का इजहार कर दिया, लेकिन वो नाराजगी से उनकी ये ड्रामा होता है। पहले वो बढ़ा के ना समरी भिजवाते हैं, उसके बाद फिर वो क्यादत कहती है नहीं जी नहीं, ये गरीबों पे बड़ा जुल्म हो जाएगा, आप 155 ना करें, 55% कर दें। अब बात वो है ये बढ़ेगी जरूर, बिजली गिरेगी जरूर। वो कहते हैं ना बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमान पर, तो वो अभी बर्फ सिर्फ उसका साइज तयन करना, पर गिरेगी जरूर। अच्छा, अब जब वो बिल बढ़ जाएंगे, रोजमर्रा के खर्चात बढ़ जाएंगे, और उसके बाद जो टैक्सेस का एक नया सैलाब आने वाला कि तमाम बड़े शहरों में रिटेलर्स, होलसेलर्स, ठीक है, कम से कम सालाना 1200 रुपए टैक्स देंगे जी। तो वो दुकानदार अपने पास से तो नहीं देगा ना, वो ग्राहक से लेगा जी। वो अपना जो खर्चा है वो स्प्रेड करेगा अपने कारोबार पर, अपनी मसनूआत पर, अपनी सर्विसेज पर। राइट। महंगाई का एक नया तूफान जन्म लेगा। ठीक। तो आपका क्या ख्याल है कि वो जिस वक्त अवाम सड़कों पे जूतियां लेके खड़ी भी होगी और पथराव कर रही होगी, उस वक्त पीपल्स पार्टी को काबीना में हलफ उठाने चली जाएगी? ठीक। अच्छा, आप कह रहे हैं वो नहीं पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे? मुश्किल है सर, मतलब यह है कि अब वैसे ही छितरौल के दौरान काबीना का वजीर बन के कोई क्या ले लेगा? अगर करना होता तो अभी कर लेते ना। ठीक ठीक। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि बड़ी खबर आज की ये है कि 9 मई के जो पुरतशद्दुद हमले थे उनमें पहली सजा हो चुकी है। 51 मुल्ज़िमान को 5-5 साल की सजा दे दी गई है। सर कैसे देखते हैं, क्या सजाओं का सिलसिला शुरू हो गया और क्या तमाम मुल्ज़िमान को सजा हो जाएगी, क्या होने क्या वाला है? मुक़्तदरा की सोच यही थी, ये गुज़िश्ता 9 मई से लेके अब तक तकरीबन अभी 11 महीने हो गए जी, 10 महीने हो गए कि वो 103 आदमी हैं, अगर मुझे नंबर्स करेक्ट याद हैं, 102 या 3, बिल्कुल। तो वो उनको फौजी अदालतों के कानून की मंजूरी का इंतजार था। फिर ये हालिया 3 दिन पहले अदालत ने कहा कि हाँ जी, कुछ केसेस में आप प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन वो मशरूत है, अभी अदालत की मंजूरी आएगी उसके बारे में, और या अदालत उसको इंडोर्स कर देती है कि यहाँ फौजी अदालतें जी जी सजाएं दे सकती हैं। ठीक। पर यह है कि वो मुक़द्दरा इस पर यकसू थी कि जी हमने सजा जरूर देनी है ताकि बाकियों को नसीहत हो जाए और उनका जो बयानिया है उसको तक़वियत मिलेगी कि जनाब ये बाकायदा इन लोगों ने दहशतगर्दी की और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इन लोगों को सजाएं दी हैं। अभी कुछ लोग और फ्रेम इसमें फिट होंगे इस फरमे में, जिसमें 2 खवातीन के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, जिनको मियांवाली जेल 2 दिन कबल ले जाया गया, जिसमें एक सनम जावेद है, एक हमजा आलिया मलिक है। ठीक ठीक है, ठीक है। मुकीम अहमद साहब हमारे साथ ही रहिएगा, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमें ब्रेक के दौरान ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार गुलाम अब्बास हरल साहब ने। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब को 6 जजों के खत पर इंक्वायरी कमीशन के जज मुकर्रर कर दिया गया है।
सर कैसे देखते हैं, क्या फैसला आने वाला है? क्या वो जो टीवी स्क्रीन पर अवाम की नजरें लगी हुई थी, कमीशन की जैसी मंजूरी होगी, विफाकी काबीना मंजूरी देगी, वाह जबरदस्त किस्म का एक नया बाब शुरू होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस शदोमत के साथ इस वाक़े को लेके, इस खत को लेके चल रही थी, क्या उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया या आपके ख्याल में बड़ा जबरदस्त फैसला होगा और आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ पर मबनी फैसला होगा? साहब देखिए, सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात नहीं है, ये आइन और कानून की बात है, ये मुल्क और कौम की बात है। ये जो भी आइन की पासदारी करने वाले लोग हैं या जो भी चाह रहे हैं कि आइन की बालादस्ती हो, कानून की अमलदारी हो, तो उनके लिए मैं समझता हूँ सबकी उम्मीदों पे फिर गया है। कैसे ऐसा हो सकता है कि एक रिटायर्ड जज साहब जो है वो हाजिर साहबान की हवाले से जो है वो इंक्वायरी करें, या आपको पता है कि इससे पहले कमीशन बना था जिसमें एक रिटायर्ड जो जर्नल है, जनरल फैज साहब, उसमें उसके हवाले से वो उस कमीशन में पेश ही नहीं हुए। उन्होंने उस कमीशन में जाना गवारा ही नहीं समझा। सर तो सर मुझे एक बात फरमाइएगा, अभी बड़ी फिक्र हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि बहुत बड़ा जुर्म हो गया। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी दुहाई दे रहे थे, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, अदलिया पर जुल्म हो रहा है, इंसाफ को सबूताज किया जा रहा है, तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं बोली? सर देखिए, ये उस वक्त भी गलत था और ये आज भी गलत है। मेरे लिए ये बड़ी तकलीफ दे हमसे कि जब ये शौकत सदीकी साहब के हवाले से जो है उनको बर्तरफ किया गया और उनकी आवाज नहीं सुनी गई, उनकी आवाज को दबा दिया गया। ये मुदाखलत उस वक्त भी थी, उससे पहले भी मुदाखलत थी, लेकिन उन्होंने एक हिम्मत और जुर्रत हौसले का मुजाहरा किया जस्टिस शौकत सदीकी साहब ने। उन्होंने उन इदारों का नाम लिया जो अदलिया में मुदाखलत करते हैं, जो अपनी मर्जी से फैसले देते हैं, जो अपनी मर्जी से बेंच बनवाते हैं, जो अदालतों को और अदालती निजाम को जो है उसको लूटते हैं और कानून का खिलवाड़ करते हैं, आइन का खिलवाड़ करते हैं, उसके खिलाफ उन्होंने एक हक का अलम जो है बुलंद किया। अच्छा सर, अगर गुलाम अब्बास सरल साहब, अगर हम ये कह लें कि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करती है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काम करती है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करती है, तो फिर आइन और कानून की बालादस्ती होगी कैसे जब कोई चाहता ही नहीं है? देखिए, ये हमें बतौर जो है इदारा जो है, हमें इसकी बालादस्ती जो है और बतौर रियासत जो है छोड़ दिया हम इन सियासतदानों को। ये तो कठपुतलियां हैं, जो इनके पीछे ताकतवर है वो इनको नचाता है और ये कठपुतलियां नाचती हैं, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। आमिर साहब जो भी आएगा, इससे पहले जो इमरान खान साहब थे उन्होंने भी बतौर कठपुतली काम किया। उन्होंने भी काजी फैज़ के खिलाफ एक इदारे के हुक्म पे, एस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पे उन्होंने रेफरेंस भेजा, और आज तो ये कर रही है मौजूदा हुकूमत, ये भी कठपुतली है, ये भी गलत कर रहे हैं। इनको पता है कि ये मुदाखलत होती है। यहाँ पे एक एक्शन होना चाहिए था, एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के जो हाजिर सर्विस जज साहबान है उनको बनाना चाहिए था, एक कमीशन में शामिल करना चाहिए था। ठीक है सर, आपका वर्डिक्ट आ गया। मुकीम अहमद साहब, सर हाउ डू यू थिंक ये ठीक है एक रिटायर्ड जज को अपॉइंट कर देना, और अगर हाजिर सर्विस जजेस को अपॉइंट करते तो क्या फायदा होता और अब क्या नुकसान होने वाला है? इसमें इख्तियार की बात है कि रिटायर्ड जज के पास कितने इख्तियार होंगे। सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट चीज है वो TORs हैं उसके कमीशन के, उसको क्या इख्तियार दिए गए हैं? क्या वो सिर्फ प्रोब करेगा? क्या वो बुला सकेगा? क्या वो किसी की गिरफ्तारी का हुक्म दे सकेगा? क्या वो JIT की तश्कील कर सकेगा? क्या मुल्क की तमाम एजेंसियां उसकी डिस्पोजल पर होंगी अगर वो तहकीकात करना चाहेगा? क्योंकि इसके अंदर जो इन्वॉल्व हैं वो तो बहुत ताकतवर लोग हैं। ठीक, तो वो उनको आप बुला सकेंगे क्या? मुकीम साहब, कथा कलामी माफ, क्या वो जो पहले बनाए गए थे उसी TOR में जनरल फैज में पेश होना था, क्या वो आज तक हुआ? TOR का भी कोई फायदा नहीं, बन भी जाए। माफी चाहता हूँ कथा कलामी के। आप बात करने देंगे तो सर मैं करूंगा ना। अगर
अब उसमें यहाँ ये है कि जब उसको पावर नहीं दी जाती वो कमीशन कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात कि जी वो शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, तो जस्टिस सेठ वकार के साथ भी कोई नहीं खड़ा हुआ था, उसको तो आपने पागल डिक्लेयर कर दिया था। और मुझे ये खतरा है कि ये जो अब 6 का नाम आया, कहीं इनकी भी कोई दिमागी सेहत का सर्टिफिकेट ना मांग लिया जाए कि जनाब क्या सुबह आप, वो तो सर चट्टा साहब को भी दिमागी मरीज डिक्लेयर कर दिया गया था। हाँ, तो वो उस वक्त कौन सा जज उनके साथ खड़ा हुआ था? देखिए ये एक सैलाबे बला है जिसके सामने हर कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये इस दफा शायद इनफ इज इनफ हो गया और वो सारों ने देख लिया कि भाईजान अगर तो कि हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में, वो तब जाके शेर इकट्ठे हुए। ठीक, वरना इसी तरह ही होता है कि वो अलग अलग एक एक को 1 by 1 फिट कर देते हैं और फिक्स कर देते हैं और इसी तरह वो रिटायर होकर घर चला जाता है। और हमने वो वक्त भी देखा है कि जैसे बड़े दबंग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद अपनी पेंशन के लिए एड़ियां रगड़ते रहे। जस्टिस सजाद अली शाह के साथ यही कुछ हो गया था बाद में, वो सारा करो सारी फिरौनियां निकल गई थी। ठीक, ये वक्त होता है सर ठीक है, हम ये डिस्कस करते रहते हैं, इसके साथ ये हो गया, तब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी बोले, तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी नहीं हुई, और आज 6 जजेस बोल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी है, बाकी जमातें खामोश हैं और उनकी ख्वाहिश है किसी तरीके से उनको पागल डिक्लेयर कर दिया जाए तो हमारी जान छूटे। सर इस तमाम मसले का हल क्या है, किस तरह से ये मुदाखलत खत्म की जा सकती है अगर होती है तो? देखिए, एक तो यह है कि हर इदारे का जो दायरा अख्तियार उसमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अदलिया में कमजोर आदमी की जगह कोई है। हमारे वकला का शौक होता है कि मुझे भी मी लॉर्ड कहा जाए जी, नहीं, वो मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकी बात कर रहा हूँ कि जिस प्रैक्टिस नहीं चल रही होती ना, वो जज बन के बड़ा राजी होता है। राइट, ठीक, यानी जिसकी वकालत चल रही हो वो जज बन के राजी नहीं होता। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि उसकी वो अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या है। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के वक्त से ऐसा भी हुआ है, मेरे दोस्त हैं, मैं नाम लिख दूंगा तो क़यामत बर्पा हो जाएगी, कि चीफ जस्टिस के लेवल तक लोग गए सिर्फ इसलिए कि उसके सर पे रखने लगी थी। दैट वाज ओनली क्राइटेरिया। ठीक, और ऐसे ऐसे भी चीफ जस्टिस रहे हैं कि जिनका एक भी केस पीआईडी में नहीं है। सिंध हाई कोर्ट के बहुत मोहतरम जज थे, बाद में वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, वजीर दिफा भी रहे, उनका एक ये साहब बता दें सर ये तो अलग से एक बाब है ना। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि क्या अगर सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, क्या ये मिल के अगर वाकई मुदाखलत होती है, इन 6 जजेस के साथ मिल जाएं तो क्या मुदाखलत खत्म हो सकेगी? पहली बात तो मैं इस पॉइंट पर ही आ रहा था कि जिस जज को फोन आया या जिससे किसी ने मुलाकात की, जिसे धमकी दी, उसे बुला के तौहीन अदालत केस में अंदर क्यों नहीं किया पहले उसने? ठीक है। उसके बाद अब इन जजेस का अगर इनकी शिकायत का मदावा नहीं होता ना, तो उनके पास अब एक ही हल है इज्जत का। ठीक है, गुलाम अब्बास सरल साहब की जानिब चलते हैं। गुलाम अब्बास सर मैं आपकी जानिब आता हूं, आपके पास बड़ा टाइम है। गुलाम अब्बास सरल साहब ने जाना है अगले शो में। गुलाम साहब ये फरमाइएगा कि क्या ये अपॉइंटमेंट दुरुस्त है, नंबर 1। नंबर 2, क्या इस मुदाखलत को तमाम जजेस, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस मिलके खत्म कर सकते हैं? बाकी कोर्ट्स की बाद में बात कर लेते हैं। देखिए आबिद साहब, जो मौजूद जज साहबान ने जो लेटर लिखा था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप एक जुडिशियल कन्वेंशन बुलाया जाए जिसमें जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, सबके जज साहबान को बुला के उनसे पूछा जाए कि क्या वाकई जो हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदाखलत हो रही है, क्या उनकी अदालतों में भी इसी तरह मुदाखलत हो रही है? और ये बिल्कुल पत्थर पे लकीर है कि हर जगह पे, इवन हाई कोर्ट्स में नहीं, आपकी जो लोअर कोर्ट्स हैं, ट्रायल कोर्ट्स हैं, हर जगह ये मुदाखलत है। और मैं समझता हूँ आबिद साहब, ये जो हमारे मुल्क में एक स्याह रात जो है वो तारी है, उसमें ये उम्मीद की एक किरण है, रोशनी है। तो अच्छा, ये अगर हमारी मुल्क और हमारी अवाम ने, हमारे वकला साहबान ने, साथी हजरात ने अगर इस वक्त भी इसका साथ ना दिया इन मुअज़्ज़िज़ जज साहबान का,
जैसे शौकत सदीकी साहब की तरह इस मामले को दबाया गया और इन्हीं जज साहबान के खिलाफ प्रोपोगंडा मुल्क जो है वो शुरू की गई, जैसे कि अब शुरू कर दी गई है। तो ये मुल्क और कौम के लिए इतना नुकसानदेह अमल है, इतना नुकसानदेह अमल है कि ये इनको पता ही नहीं, अंदाजा ही नहीं है कि ये जो करने जा रहे हैं इसका, कि इसको दबा के ये मामला खत्म कर लेंगे। ठीक है, इससे मुल्क और कौम का अच्छा, इतना नुकसान ना ठीक, तलाफी नुकसान होगा। ठीक है, नाकाबिले तलाफी नुकसान। क्या आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा का MNA बनना NA 207 से सर आपको हजम हो रहा है? क्या 10 उम्मीदवारों को बिठा के एक बिला किसी मुकाबले के उम्मीदवार का हो जाना? मुकीम साहब ने बड़ा अच्छा तज्जिया दिया इस पे, सर अपना कमेंट भी आप कर दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ कबीलों की सियासत है, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल जो है पॉलिटिक्स नहीं है। जिस तरह जमहूरी मुल्कों में और जमहूरी रवायतों और इक़दारों के मुताबिक सियासत की जाती है, इस मुल्क में वो नहीं है। यहाँ पे कुछ खानदान है जो मुसल्लत है, जो इस मुल्क और कौम पे इस तरह मुसल्लत है कि वो जिस ताकत भी उनके पास है और इख्तियारात भी उनके पास है, और फिर वो उसके इन छोटे मोटे इख्तियारात के लिए वो कठपुतली भी बनते हैं। आज तक इस मुल्क में किसी जमात ने कोई सियासी लीडर नहीं पैदा किया। एक कुछ खानदान है, कुछ अफराद हैं, उन्हीं की वजह से सारी जमात की है। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में कबूलियत जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ठीक है, ठीक है सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में इमरान खान साहब का पैगाम पढ़ के सुनाया गया कि हलीमा खान साहिबा को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए पार्टी के मामलात में। किस हद तक ये खबर दुरुस्त है? किस हद तक आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कबूल करने वाली है? कहा जाता है कि हलीमा खान एक स्पेशल स्कूल ऑफ थॉट था जो कि खत्म हो गया, और क्या ये खत्म होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ठीक है? देखिए, अच्छा, ये बड़ी खुशाइंद बात है। एक पार्टी है, उसमें अगर जो है जो वर्कर है उसको इज्जत दी जाती है, जो उस पार्टी का रहनुमा है उसको इज्जत दी जाती है, किसी खानदान के आसपास को मुसल्लत नहीं किया जाता, या डिक्टेटरशिप नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये तरीके इंसाफ ने एक देखे, और उनके भी रिश्तेदार हैं, उन्होंने मियां वाली से भी अपने रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया, बाकी भी आप देख लें किसी को टिकट नहीं रिश्तेदारों को दिए, उन्होंने पॉलिटिकल वर्कर्स को दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये उनको इससे उनका सियासी कद काट जो है चेयरमैन PTI का बड़ा है, और उनकी पार्टी जो है वो जमहूरी पार्टी जो है उसकी तरफ वो बढ़ी है, ठीक है, की तरफ बढ़ी। ठीक है, मुकीम अहमद साहब क्या कहना चाहेंगे? हलीमा खान ने बयान दिया कि नवाज शरीफ को अकामा पे सजा देना एक गलत फैसला था। मतलब इस बात की तायीद हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब जब खुद उन पे बुरा वक्त है, इदराक हो रहा है कि हमें उस वक्त ये तमाम सजाएं नहीं दिलवानी चाहिए थी और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। ये उनका बयान पूरा नहीं चलाया जा रहा, डिस्टॉर्ट करके चलाया जा रहा है। मैंने ये कंफर्म किया है। अच्छा, वो उन्होंने कहा कि ये अकामा पे सजा देके गलत किया गया, अगर असल मुद्दे पे सजा दी जाती तो ये बाहर ना फिर रहे। तो वो हमारे यहाँ मीडिया सिर्फ उस चीज को हाईलाइट कर रहा है, जैसे वो कुछ लोग कहते हैं ना, वो कुरान में है कि जी वो जी नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ जी, कुछ तरीके से लोग ठीक उसको करते हैं। और यहाँ भी यही कुछ हो रहा है। वो आधी मतलब हेडलाइन चल रही है, आधा कोई नहीं बता रहा कि आगे उन्होंने जुमले में क्या कहा। चलिए आपकी बात सच है। अब इसी बात को इस तरह कर लेते हैं कि अगर अकामे पे सजा ना होती, बाकी बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशंस थे, उन पे सजा होती तो बड़ी सजा होती। तो आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ पर इल्जामात दुरुस्त थे, अब इमरान खान पर गलत हैं? नहीं, कतई नहीं। मैं तो वो उनको कोई सही कह रहा हूँ, ना इनको कह रहा हूँ, ना उसको सही कह रहा हूँ। इसका मतलब उस वक्त भी जो इंसाफ का बाजार था वो गर्म था, जबरदस्त था। हुआ एक शख्स को का तख्ता, हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, उसको बाहर भेज दिया गया किसी भी तरीके से, और अब एक साबिक वजीर आजम को अडयाला जेल में बंद कर दिया गया और 31 साल की सजाएं तो सुनाई जा चुकी हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। ये भी ठीक है। आबिद साहब, कानून और इंसाफ अमीर और ताकतवर की रखेल है। मैं माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ जी,
आपके सामने है, कभी किसी ताकतवर को सजा हुई हो? सर देखिए, नवाज शरीफ को सजा हुई, इससे ज्यादा क्या सजा, इससे बड़ी क्या सजा है कि मुल्क में आ गए, फिर भी उनसे जो डील की गई वो पूरी नहीं हुई। और जावेद लतीफ साहब जैसे स्पोक्स पर्सन के मुंह से, ये ख्वाजा आसिफ साहब के मुंह से मुख्तलिफ तरह की बातें निकल रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि उन्हीं की तरफ से, अभी हम चुप हैं, अगर बोले तो कोहराम बर्पा होगा। देखिए, ये सियासी बातें हैं, जब हुकूमत में फिर क्यों बैठे हैं? कोई पकड़ के किसी ने गन पॉइंट पे उनके मुताबिक वो नहीं ना बैठे सर। भाई, तो इतनी जरूरत फिर पैदा करें ना अपने आप में कि मीटिंग के बारे में कि इनको पकड़ के बिठा दिया है। वैसे तो बड़े दलेर बनते हैं, अपने इलाके में चिड़ी पर नहीं मारने देते। कमाल तो ये कि जी वो पता नहीं ये 16 साल की दोशीजा है, उसे बरगला के जनाब हुकूमत में शामिल कर दिया उन्होंने। ये आपकी मजबूरियां और कमजोरियां और आपकी लफ्जिशें होती हैं जिनका खुमियाजा आप भुगतते हैं, चाहे इस जबरदस्ती की हुकूमत में हो या जबरदस्ती के निकाह में हो। ठीक। तो ये देखिए, मैंने जो गुजारिश कर रहा था ना कि अमीर और ताकतवर का वो एहतसाब नहीं होता। कितने मार्शल लॉ लगे, कितने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स को आपने सजा दी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुकीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा।